Hi, good morning. This is Vikas before you and you're watching Sport English. Welcome in the present session, and before moving on in this session, I would like to say something about the session that it's all about class 12 English. Means if you are a student of class 12, you have to be with me, otherwise you must skip the session. One thing is clear here that you have to decide that you have to be with me in this session or you have to skip this session. So don't get confused, and without wasting your precious time, take your decision. I'm ready here. And one more thing I would like to make you clear here that I'm going to continue with the same which I have been doing for so many weeks. One more thing. You can see there is a book in my hand, and perhaps if you are a student of class 12, you know this book. आप इस बुक अच्छे से जानते हैं. इस किताब का नाम है रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश. जैसा कि आपको पता है कि इसमें कई चैप्टर्स हैं जो क्लास 12 के बच्चों को पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें से एक चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है ओल्ड इंग्लिश, और ओल्ड इंग्लिश के कई पैराग्राफ्स को मैंने पहले ही डील कर दिया है. तो आज मैं उसी के आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करने वाला हूं. अगर बुक आपके पास है तो बुक लेकर के बैठिए, तो बेहतर होगा कि आप अच्छे से समझेंगे. अगर बुक नहीं भी है तो भी काम चलेगा, क्योंकि हर कुछ स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाला है. तो चलिए बिना इधर उधर की बात किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आगे के चीज़ों को मैं आपको बताता हूं. तो सबसे पहले देखिए, आपके स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रहा होगा. पहले हेडलाइन को मैं क्लियर करके फिर आगे ले चलता हूं आपको. स्कैंडिनेवियन एक वर्ड है. सबसे बड़ा सवाल उठेगा, स्कैंडिनेवियन क्या होता है भाई? तो आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे खुल करके, और आपको बताऊंगा मैं कि स्कैंडिनेवियन क्या होता है. तत्काल आप इसको नाम के रूप में ले लीजिए. जैसे जैसे पैराग्राफ में मैं बढ़ूंगा हर कुछ क्लियर होता चला जाएगा. स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस, द सेकेंड वर्ड इज हियर इन्फ्लुएंस. वन मोर थिंग वुड बी इन योर माइंड. एक दूसरा चीज आपके मन में होगा कि इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है. तो मैं आपको बता दूं कि इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव. हालांकि एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं, लेकिन हमको बेस्ट मीनिंग के साथ जाना पड़ता है. टेक्स्ट अगर आप पढ़ते हैं, किसी भी क्लास के टेक्स्ट को आप पढ़ते हैं, तो आपके पास ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए वर्ड्स के बारे में. अगर आप वर्ड्स का आपके पास ब्रॉड नॉलेज नहीं है तो फिर आप जो है टेक्स्ट को नहीं समझ सकते हैं. अगर आप टेक्स्ट को अच्छे से नहीं समझ पाते अपने क्लास के, तो मुझे लगता है कि आपको आने वाले समय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन का एरा है. और इंग्लिश तो आपको पता ही होगा कि कितना महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश भाषा. तो आप टेक्स्ट को जरूर स्ट्रॉन्ग करें. तो चलिए मैं बताता हूं आगे. स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस, इसका मतलब हुआ कि स्कैंडिनेवियन का प्रभाव, मतलब स्कैंडिनेवियन प्रभाव ऑन ओल्ड इंग्लिश, यानी कि ओल्ड इंग्लिश पर स्कैंडिनेवियन प्रभाव. आज यही हमारा टॉपिक है, इसी के बारे में पर चर्चा करेंगे. हमारा पैराग्राफ जो है सो आपके सामने स्क्रीन पर है. आपका पैराग्राफ आपके सामने स्क्रीन पर है. एक एक वर्ड के साथ साथ एक एक पैराग्राफ, एक एक लाइन, एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करते चलता हूं. तो ध्यान से देखिएगा. द सेकेंड मेजर लिंग्विस्टिक invasion of English came as a result of the Scandinavian attacks on England. फिर से इस लाइन को मैं एक बार पहले रीडिंग दे देता हूं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन का एक अपना ही महत्व होता है. If you do not have good pronunciation, I think you are not going to get success in this present era. If you really want to be a successful man, you have to develop a good kind of pronunciation. इसलिए आप शब्दों के pronunciation पर जरूर ध्यान देंगे. The second major linguistic invasion of English came as a result of the Scandinavian attacks on England. ये लाइन तो मैंने रीडिंग दे दिया. अब बारी है इसके मीनिंग की. एक एक वर्ड के मीनिंग को भी बताऊंगा और पूरे लाइन के मीनिंग को भी मैं बताने वाला हूं. बस ध्यान से देखिए. सेकेंड का मतलब क्या होता है? इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड. आई थिंक इट्स अ वेरी इजी वर्ड एंड एवरीबॉडी नोज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. हर कोई को इस वर्ड का मीनिंग पता होता है. तो आप सोचो इसका मतलब क्या होता है? दूसरा. ठीक है. तो द सेकेंड मेजर, एक शब्द है मेजर. मेजर का मतलब होता है बड़ा. मेजर के और भी कई मतलब होते हैं, लेकिन यहां पर जो मीनिंग सूट कर रहा है और जो बेस्ट मीनिंग है वो क्या है? बड़ा. तो द सेकेंड मेजर मतलब दूसरा बड़ा. लिंग्विस्टिक, अनदर वर्ड इज लिंग्विस्टिक. आई थिंक दिस वर्ड वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू. ये वर्ड आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है. हो सकता है आपको लिंग्विस्टिक शब्द के बारे में पता नहीं हो. कोई बात नहीं है, मैं अभी बताने वाला हूं. लिंग्विस्टिक का एक मतलब होता है भाषा संबंधी. अब इस टर्म को आप समझिए. द सेकेंड मेजर लिंग्विस्टिक, इसका मतलब हुआ कि दूसरा बड़ा भाषा संबंधी. वंस अगेन आई एम गोइंग टू क्लियर इट एंड आई थिंक यू विल ट्राई टू गेट इट. द सेकेंड मेजर लिंग्विस्टिक इन्वेशन. इन्वेशन एक वर्ड आ गया भाई. अब इन्वेशन का मतलब क्या होता है? तो इन्वेशन का मतलब आक्रमण, चढ़ाई, ढाबा, अनेकों इसके मीनिंग होते हैं.
लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा मीनिंग सबसे सूटेबल है और हम उसी सूटेबल मीनिंग के साथ जाएंगे। टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट होता है, एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं, लेकिन आपको बेस्ट के साथ जाना पड़ता है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। द सेकेंड मेजर लिंग्विस्टिक इन्वेशन, इसका मतलब हुआ दूसरा बड़ा भाषा संबंधी आक्रमण या चढ़ाई या धावा, जो भी बोलिए, दूसरा बड़ा भाषा संबंधी आक्रमण ऑफ इंग्लिश। अच्छा, एक बात जान लीजिए, आप अगर ग्रामर पढ़े होंगे, अगर आपके पास ग्रामर का नॉलेज होगा, तो आप देखिएगा एक बात कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन अगर आपके सामने आता है, तो जब उसके मीनिंग की बात करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में मीनिंग आता है। अपोजिट डायरेक्शन में मीनिंग कहने का मतलब क्या हो गया, तो देख लीजिए। जैसे आप देखिएगा हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा अंतर हो, जैसे भारत में, तो भारत में का इंग्लिश में हम लोग क्या लिखते हैं, इन इंडिया। अब ध्यान से देखिए, भारत में और इन इंडिया, भारत में पहले क्या है, भारत, और में बाद में है। लेकिन जब इसके इंग्लिश की बात करते हैं तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि इन पहले आ जाता है और इंडिया बाद में हो जाता है। तो इंग्लिश में होता क्या है कि प्रीपोजिशनल टर्म जब आता है तो प्रीपोजिशन के बाद वाला टर्म जो है उसका मीनिंग पहले हम लोग ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं मीनिंग निकाल करके दिखाता हूँ। द सेकेंड मेजर लिंग्विस्टिक इन्वेशन ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश का पहले किसका मीनिंग निकलेगा, इंग्लिश का दूसरा बड़ा भाषा संबंधी आक्रमण, चढ़ाई, धावा, यहां तक का मीनिंग हो गया। इंग्लिश यानी अंग्रेजी का दूसरा बड़ा भाषा संबंधी आक्रमण, चढ़ाई, धावा, केम आया एज ए रिजल्ट ऑफ द स्कैंडिनेवियन अटैक्स ऑन इंग्लैंड। केम आया एज ए रिजल्ट ऑफ द स्कैंडिनेवियन अटैक्स ऑन इंग्लैंड, स्कैंडिनेवियन के आक्रमण जो इंग्लैंड पर हुआ था उसके नतीजा के रूप में आया। पूरे लाइन के मीनिंग को एक बार समझिए। अंग्रेजी का दूसरा बड़ा भाषा संबंधित आक्रमण जो है वो स्कैंडिनेवियन अटैक जो हुआ था इंग्लैंड पर, उसके नतीजा के रूप में आया। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ फिर अटैक के बारे में चर्चा करना है। एक बात जानिए, हम इंग्लिश की स्टोरी पढ़ रहे हैं, पहले भी मैंने डील किया और आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जब जब बात इंग्लिश के हिस्ट्री और इंग्लिश के स्टोरी की आएगी तो बार बार आक्रमण की चर्चा होगी। क्योंकि पहले विदेशी जो थे वो आते थे, फॉरेनर्स आते थे, अटैक करते थे, जीत हासिल करते थे और वहीं पे रह जाते थे। पहले अपनी भाषाएं लाते थे, बाद में अपने शब्दकोश को वहां पहले से उपस्थित भाषा में इंक्लूड करा देते थे। यही तो कहानी है पूरा, घुसपैठ की कहानी, शब्दों के, दूसरे भाषा के शब्दों के बार बार घुसपैठ की कहानी को ही तो अंग्रेजी की कहानी के रूप में जाना जाता है। ये बात तो पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो फिर से देखिए, द सेकेंड मेजर लिंग्विस्टिक इन्वेशन ऑफ इंग्लिश केम एज ए रिजल्ट ऑफ द स्कैंडिनेवियन अटैक्स ऑन इंग्लैंड। इसका मतलब हुआ कि अंग्रेजी का दूसरा बड़ा भाषा संबंधी आक्रमण जो था, भाषा संबंधी जो आक्रमण जो था वो आया एज द रिजल्ट ऑफ स्कैंडिनेवियन अटैक्स ऑन इंग्लैंड। स्कैंडिनेवियन का जो इंग्लैंड पर अटैक हुआ था उसके नतीजा के रूप में आया। देखिए, दूसरा बड़ा यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसका मतलब इससे पहले एक अटैक हो चुका है। जी हाँ, जब बात ओल्ड इंग्लिश की आती है तो आपको पता है कि 449 से लेकर के AD 449 से लेकर के AD 1066 के पीरियड को ओल्ड इंग्लिश के पीरियड के रूप में जाना जाता है। यू नो वेल इट। वन मोर थिंग इज हियर, डू यू नो व्हाट हैपेंड इन AD 449? आपको पता है कि AD 449 में क्या हुआ था? AD 449 में एंग्लो सेक्शन आए थे, कहां पर? इंग्लैंड, यूरोप से आए थे। कहां से आए थे? ब्रिटेन आए थे, यूरोप से आए थे। तो ऐसे ही थोड़े आ गए थे, अटैक हुआ था, वो फर्स्ट अटैक था। और उसी समय से भाषा जो अंग्रेजी है, इंग्लिश भाषा, उसकी कहानी स्टार्ट होती है। लेकिन एक दूसरा उसमें जो आक्रमण हुआ, अंग्रेजी भाषा पर जो दूसरा बड़ा आक्रमण हुआ, अंग्रेज पर जो दूसरा भाषा बड़ा आक्रमण हुआ, इंग्लैंड पर जो दूसरा बड़ा आक्रमण हुआ था वो किसका था? स्कैंडिनेवियन का था। और स्कैंडिनेवियन का आक्रमण जो था वो दूसरा था आक्रमण। पहला आक्रमण किसका था? एंग्लो सेक्शन का था। तो द सेकेंड मेजर लिंग्विस्टिक इन्वेशन ऑफ इंग्लिश came as a result of the Scandinavian attacks on England। इसका मतलब हुआ कि अंग्रेजी का दूसरा बड़ा भाषा संबंधी जो आक्रमण था वो स्कैंडिनेवियन अटैक जो हुआ था इंग्लैंड पर, ठीक है, उसके नतीजा के रूप में आया। अब स्कैंडिनेवियन कौन थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। दिस टाइम हियर आई एम गोइंग टू डील विथ स्कैंडिनेवियन। हु वेर स्कैंडिनेवियंस? कौन थे स्कैंडिनेवियंस? तो चलिए समझने की बारी आ गई है। They were, कौन they were? I'm talking about Scandinavian. I'm here talking about Scandinavian, मतलब मैं स्कैंडिनेवियन की बारे में बात कर रहा हूं। They were the Germanic inhabitants। वो लोग जर्मनिक लोग थे, जर्मनिक इनहेबिटेंट्स थे।
जर्मनिक प्रजाति के लोग थे, जर्मनी प्रजाति के लोग थे। कौन? स्कैंडिनेवियन। दे वेयर द जर्मेनिक इनहेबिटेंट्स। स्कैंडिनेवियन कौन थे? तो जर्मनिक प्रजाति के लोग थे, जर्मनिक लोग थे स्कैंडिनेवियन। एक बात और यहां पर ध्यान से देखिएगा, हमको यहां पर मैच कराना पड़ेगा। वी हैव कंप्लीट आइडिया अबाउट एंग्लो सेक्शंस। एंग्लो सेक्शंस कौन थे? वो भी तो जर्मनिक इनहेबिटेंट्स थे। और स्कैंडिनेवियन भी कौन थे? ये भी जर्मनिक इनहेबिटेंट्स थे। ये समझने वाली बात है, आगे सब कुछ क्लियर होने जा रहा है। दे वर द जर्मेनिक इनहेबिटेंट्स ऑफ नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। स्कैंडिनेवियन जो थे वो जर्मनिक लोग थे। कहाँ के? नॉर्वे से थे, स्वीडन से थे और डेनमार्क से थे। Who as one time neighbors of the Anglo-Saxons in 5th century Europe। अब देखिए क्या कर रहा है, Who as one time neighbors of the Anglo-Saxon। एक जमाने में स्कैंडिनेवियन जो थे वो एंग्लो सेक्शंस के क्या थे? पड़ोसी थे। क्या थे? पड़ोसी थे। इन 5th सेंचुरी यूरोप। कब? 5वीं शताब्दी के यूरोप में। आपको कि जैसा पता है कि एंग्लो सेक्शंस यूरोप से ब्रिटेन आए थे 449 में आक्रमण हुआ था, आपको पता है। और स्कैंडिनेवियन जो थे पड़ोसी थे, उन्हीं के आसपास के लोग थे। और ये भी जब पहले तो स्कैंडिनेवियन ने देखा कि एंग्लो सेक्शन जाकर के सेटल हो गया, तो बाद में स्कैंडिनेवियन ने भी अटैक किया और वो भी आकर के कहां सेटल हो गए? एंग्लो सेक्शन के साथ सेटल हो गए। और दोनों जो थे आसपास के लोग थे, पड़ोसी लोग थे। कौन? एंग्लो सेक्शन और स्कैंडिनेवियन। वेर क्लोजली रिलेटेड टू देम इन ब्लड एंड लैंग्वेज। और एक दूसरे के पड़ोसी ही नहीं थे, वेर क्लोजली रिलेटेड, काफी जुड़ाव था, आपसी लगाव था। टू देम, उनके बीच में। किनके बीच में? तो एंग्लो सेक्शन और स्कैंडिनेवियन के बीच में। इन ब्लड एंड लैंग्वेज, मतलब दोनों भाषा और ब्लड मतलब से रिलेटेड थे, यानी खून का रिश्ता भी था और भाषा का भी रिश्ता था। मतलब भाषा भी एक ही जैसे बोलते थे और खून का भी रिश्ता था। दोनों का ब्लड लगभग एक ही टाइप का था। किसके ब्लड? स्कैंडिनेवियन और एंग्लो सेक्शंस के। These daring seafaring people were called Vikings। One more thing, these daring seafaring people, these मतलब ये, daring मतलब साहसी और seafaring मतलब समुद्री यात्री। seafaring किसको बोलते हैं? समुद्र यात्री, समुद्र में यात्रा करने वाले people मतलब लोग, were called Vikings। One more thing here, you have to understand, these daring seafaring people, ये समुद्री यात्री, ये साहसी समुद्र में यात्रा करने वाले लोग, बेर कॉल्ड विकिंग्स। इसको विकिंग्स के नाम से जाना जाता था। विकिंग एज फ्रॉम द मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी टू द बिगिनिंग ऑफ द 11th सेंचुरी। और विकिंग एज जो है वो 8वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के और 11वीं शताब्दी की शुरुआत तक को विकिंग एज के नाम से जाना जाता है। चलिए यहाँ पर स्टोरी को समझने की कोशिश कीजिए, सारी बात क्लियर हो जाएगी। 449 में यूरोप से एंग्लो सेक्शन आता है और इंग्लैंड में सेटल कर जाता है। भाषा एंग्लो सेक्शन लेकर के आता है, इसलिए ओल्ड इंग्लिश को आप एंग्लो सेक्शन के रूप में भी जानते हैं। अब होता क्या है जनाब कि उसका पड़ोसी स्कैंडिनेवियन जो थे वो भी काफी बहादुर लोग थे, समुद्र में यात्रा करने वाले लोग थे, लेकिन काफी साहसी लोग थे। उनको लगा कि एंग्लो सेक्शंस वहां जाकर के सेटल कर गया है तो उनको भी आना चाहिए। और पीछे से यानी 8वीं शताब्दी के मध्य में वो भी अटैक कर देता है इंग्लैंड पे। कहां पर अटैक कर देता है? इंग्लैंड पे, और एंग्लो सेक्शन के साथ आकर के सेटल कर जाता है। हालांकि जो स्कैंडिनेवियन थे वो एंग्लो सेक्शन टाइप के ही लोग थे। एंग्लो सेक्शन और स्कैंडिनेवियन आपस में भाषा से जुड़े हुए थे, ब्लड रिलेशन भी था आपस में लोगों का। स्कैंडिनेवियन को विकिंग के रूप में जाना जाता है, विकिंग भी उनको कहते हैं, इसलिए चूंकि 8वीं शताब्दी 8th सेंचुरी में उनका आगमन हुआ था। और जैसा कि आपको पता है कि 1066 एडी जो है वह ओल्ड इंग्लिश के एंड का टाइम माना जाता है, तो विकिंग एज के एंड का टाइम भी वही माना जाता है। चूंकि 1066 में हुआ क्या था, तो आपको पता है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट में जो हारे थे, तो कौन हारे थे? एंग्लो सेक्शंस हारे थे। तो एंग्लो सेक्शंस जो थे वो तो पहले भी हार चुके थे स्कैंडिनेवियन से। बाद में एंग्लो सेक्शन स्कैंडिनेवियन वगैरह मिल करके, चूंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट में हिस्सा लिए थे जिनमें उनकी हार हुई थी। तो बाद में नॉर्मन्स का आधिपत्य हो गया था 1066 में, इसलिए 1066 एडी को महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि वहां पर ओल्ड इंग्लिश का क्या हो गया था? समाप्ति हो गया था। मतलब ओल्ड इंग्लिश का समाप्ति का एरा जो है, जो टाइम है, वही आप कह सकते हैं कि किसके समाप्ति का टाइम है? तो विकिंग एज के समाप्ति का टाइम है। ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आ गया होगा तो एक बार मैं फ्रीक्वेंटली इसको पढ़ करके बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश, इसका मतलब हुआ कि ओल्ड इंग्लिश पर स्कैंडिनेवियन प्रभाव।
The second major linguistic invasion of England came as a result of the Scandinavian attacks on England. इंग्लिश पर दूसरा बड़ा भाषा संबंधी जो आक्रमण जो था वो स्कैंडिनेवियन का अटैक जो इंग्लैंड पर हुआ उसके नतीजा के रूप में आया. दे वर द जर्मनिक इनहेबिटेंट्स ऑफ नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क. वे लोग जर्मनिक लोग थे, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क से थे. हु एज वन टाइम नेबर्स ऑफ द एंग्लो सेक्सन, जो कभी एंग्लो सेक्सन के पड़ोसी हुआ करते थे इन 5th सेंचुरी यूरोप, 5वीं शताब्दी में यूरोप में. वेर क्लोजली रिलेटेड टू देम इन ब्लड एंड लैंग्वेज. और ये स्कैंडिनेवियन जो थे वो एंग्लो सेक्सन से काफ़ी रिलेटेड थे, संबंधित थे, भाषा से भी और ब्लड से भी. दिस डेयरिंग सी फेयरिंग पीपल वेयर कॉल्ड विकिंग्स. और ये समुद्र में यात्रा करने वाले साहसी लोग जो थे विकिंग्स के नाम से भी जाने जाते थे. विकिंग एज फ्रॉम द मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी टू द बिगिनिंग ऑफ द 11th सेंचुरी. आपको पता है कि विकिंग एज जो है 8वीं शताब्दी से लेकर के और 8वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के और 11वीं शताब्दी की शुरुआत तक को विकिंग एज के नाम से जाना जाता है. तो एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि टेक्स्ट आपको पढ़ने आना चाहिए. इफ यू डू नॉट नो हाउ टू गेट द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट, आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ ट्रबल्स इन योर कैरियर. आगे आने वाले कैरियर में आपको समस्या का सामना करना पड़ता है अगर आप कुछ पढ़ लिख करके बनना चाहते हैं. तो आप मेरे साथ बने रहिए. मैं अक्सर ऐसे ही कुछ वीडियो डाल करके आपको इंकरेज करता रहूँगा जब तक कोविड-19 है. एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जिस तरह से ऑफलाइन पढ़ाई होता है ऑनलाइन उसका 1% भी नहीं हो सकता है. इट्स नॉट पॉसिबल. लेकिन अभी मजबूरी है, चूंकि एवरीथिंग इज आपको पता है कि बंद है, तो ऐसे ही काम चलाएंगे. तो आज दीजिए विकास कुमार को इजाज़त. आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नई चीज़ों के साथ. तब तक के लिए बाय.